नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से तीसरे चरण की चल रही भर्ती प्रक्रिया में 21 जनवरी 2025 से काउंसलिंग कराया जाना है। लेकिन काउंसलिंग से पूर्व निगरानी विभाग के द्वारा एसीएस सिद्धार्थ को एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र से पूरे चयनित अभ्यर्थी जो टीआरई 3.0 के हैं उनमें मानो हड़कंप सा मच गया है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि टीआरई 3.0 का जो काउंसलिंग होने वाला है वह टीआरई 1-2 के भांति नहीं है, बल्कि उससे काफी अलग है और यह आपको धरातल पर होते भी दिख रहा है। अब जो काउंसलिंग होंगे उसमें जो आपका दस्तावेज का सत्यापन होने वाला है उस हेतु निगरानी विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एसीएस सिद्धार्थ को पत्र लिख करके दिए गए। आखिर क्या क्या है उनमें ऐसी बातें जिससे जान आप अभ्यर्थियों में एक अलग सा भाव उत्पन्न हो जाएगा काउंसलिंग के प्रति और आप अभी से ही सतर्क हो जाएंगे कि हमें काउंसलिंग के लिए जाना है तो कैसे जाना है, किन किन बिंदुओं का जांच होना है, उसके लिए कैसे सतर्कता बरतनी है। तो आइए जानते हैं। एक नेशनल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं धीरज कुमार, उनके द्वारा निगरानी विभाग को डायरेक्ट मेल किया गया था और कुछ सुझाव दिए गए थे पत्र लिख करके कि टीआरई 3.0 का जो काउंसलिंग हो उसमें जो दस्तावेज सत्यापन हो इन बिंदुओं को जांचा जाए और इस प्रकार से जांचा जाए। और धीरज कुमार के द्वारा जो सुझाव दिए गए वो निगरानी विभाग के द्वारा स्वीकार किया गया और धीरज कुमार के द्वारा लिखे गए जो पत्र है उसको निगरानी विभाग एसीएस सिद्धार्थ को उनके द्वारा दिए सुझाव के अनुरूप डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए उनके पत्र को उसके साथ संलग्न करके और शिक्षा विभाग को सौंप दिया, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को। तो लाजमी सी बात है कि निगरानी विभाग ने जब यह कदम उठाया है तो शिक्षा विभाग की मजबूरी है कि अवश्य ही उसके सारे बिंदुओं को फॉलो करे अक्षरशः और उसी प्रकार से दस्तावेज सत्यापन हो। और यदि जो बातें धीरज कुमार के द्वारा कही गई है, जो सुझाव दिए गए हैं, निगरानी विभाग ने उसे रूप जो आदेश दिया है एसीएस सिद्धार्थ के, यदि उसका अक्षरशः फॉलो हो तो जो फर्जी और अयोग्य शिक्षकों की भरमार हो जा रही है विभिन्न भर्तियों में उस पर लगाम लग सकता है। अब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे टीआरई 1 और 2, ठीक है, दोनों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा किया गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें दिव्यांग कोटा में नौकरी मिल गया। लेकिन क्या वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र सही ही दिया गया है, इसकी जांच अब तक हुई टीआरई 1-2 के शिक्षकों का जिनका दिव्यांगता कोटा में नौकरी हुआ है? तो कैसे पता चलेगा कि हाँ जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र दी गई है वो सब सही ही है? क्योंकि एक मानक तय किया गया है कि इतने से अत्यधिक आपकी दिव्यांगता होगी तभी आप दिव्यांग कोटे में जाकर के उसका लाभ ले सकते हैं। तो कागज पर हो सकता है कि उतना परसेंटेज डाल दिया गया हो लेकिन वास्तव में फिजिकली वो हैंडीकैप्ड ना हो, लेकिन बावजूद इसके कागज पर चुकी है इस वजह से वो लाभ ले लिए हो। ऐसा फर्जीवाड़ा तो हो रहा है ना भाई। तो उसका मेडिकल टीम बैठा करके जांच क्यों नहीं किया गया अब तक टीआरई 1-2 वालों का? तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र एक मेडिकल टीम गठित करके और उसका जांच होना चाहिए। जो ओबीसी एनसीएल है और जो आपका ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उन दोनों का आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब आय प्रमाण पत्र कहां से निर्गत हुआ है? वो हुआ है आपका जो ब्लॉक में सीएस हैं उनसे जो है वो हुआ है। अब जब वहां से इनका अंचल से अंचलाधिकारी सीओ जो है अंचलाधिकारी स्तर से जो है वो आय जाति निवास तीनों और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल वो हुआ है वहां से निर्गत। तो जहां से जिसका कागजात जो निर्गत है वहां से जांच होने चाहिए। अब हो सकता है कि गलत जो है आय प्रमाण पत्र वो बनवा लिया हो और ईडब्ल्यूएस में घुस गया हो, ओबीसी एनसीएल का लाभ ले लिया हो, तो उसका जांच वहां से होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र का जांच होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र का जांच होने चाहिए। उसके बाद आता है आधार कार्ड जो है, तो आधार कार्ड का भी जांच होने चाहिए।
वो डिजिटली और फिजिकली दोनों स्तर से उसका जांच होना चाहिए और देखना चाहिए कि परीक्षा का जब से विज्ञापन जारी हुआ उससे लेकर के अब तक क्या उससे बदलाव हुए हैं, उससे कुछ समय पूर्व तक से लेकर के अब तक क्या उसमें बदलाव हुए हैं। यदि संदेहास्पद की स्थिति में हो तो उस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक संबंधित जो कागजात हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, ये सारे जो है तो उनका भी कहां से जांच होने चाहिए, वो डिजिटली फिजिकली दोनों जांच होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि काउंसलिंग के लिए कोई जाता है, वाटरमार्क लगा हुआ वो कागजात है उसके पास और उससे सिर्फ आप मिला लेते हैं, टिक आउट कर देते हैं और फिर काउंसलिंग हो गया। नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स की जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, वाटरमार्क लगा हुआ या आपके जो उसमें दिखाता है आपका सिस्टम में जो है अपलोडेड जो है वेबसाइट पर, उसका मूल से जांच होना चाहिए और उसमें निर्धारित होना चाहिए कि कौन कौन से बिंदु पर उसको विशेष ध्यान देना है, जिससे फॉल्ट पकड़े जाते हैं, जिससे फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है। और वो सारे जो काउंसलर हैं उसको वो पता होना चाहिए, अभ्यर्थियों को पता नहीं होना चाहिए लेकिन वो काउंसलर को पता होना चाहिए और इस प्रकार से उसका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित कागजात है वो जांच होना चाहिए। पात्रता संबंधी जो कागजात हैं, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, उसका भी उसी प्रकार से जांच होने चाहिए, सारे मूल से मिलान होना चाहिए। क्योंकि टीआरई 1-2 में क्या देखा गया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें क्या किया गया कि वाटरमार्क लगा हुआ लिया काउंसलर, उससे वो अपना सिस्टम में मिलाया और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसका संपन्न कर दिया। उसके बाद से देखे तांता लग गए फर्जीवाड़ों का, अयोग्यों का। तो दस्तावेज सत्यापन लंबे समय तक हो लेकिन सारे बिंदु जहां से फर्जीवाड़ा पकड़ा जा सकता है उन सारे बिंदु को काउंसलर जांच करें। उसके बाद जो है आपका जितना भी जो चयन हुए शिक्षक के रूप में, जितना का भी चयन हुआ उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए टीआरई 1-2 के दरमियान बहुत सारे जो है वो ऐसे शिक्षकों का वहां पे चयन हो गया जिनका कैरेक्टर इतना लूज है, जो आपने देखा समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्या है। तो वो जांच होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन तो हर विभाग में होता ही है, यहां तक कि पुलिस वेरिफिकेशन अब जो प्राइवेट कंपनियां ले रही हैं पेरोल पर वो भी करवा रही हैं अपने एम्प्लॉय का पुलिस वेरिफिकेशन। तो सरकारी नौकरी जब ले रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब जा रहा है वो भी शिक्षक के पद पर, जो शिक्षक समाज का आईना होता है, छात्रों के लिए आदर्श होता है, तो इस गरिमामय पद पर जो जा रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन की मांग की गई है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सारे जांच जो है कराने के लिए भाई धीरज कुमार के द्वारा निगरानी विभाग को सुझाव दिए गए और इन सारे बिंदुओं पर जो है तो संज्ञान लेते हुए निगरानी विभाग ने और इसी प्रकार से जांच के निर्देश दिए हैं एससीएस सिद्धार्थ को कि ऐसे ही जांच होना चाहिए। अब जब इतनी गंभीरता से जांच होगी तो लाजमी सी बात है कि जो फर्जी और अयोग्य होंगे वो बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग के दरमियान ही। इससे शिक्षा विभाग की काफी अत्यधिक आर्थिक जो नुकसान टीआरई 1-2 के दरमियान हुआ उसमें बचत हो जाएगा। ठीक है, 1 साल होने वाले हैं ना, 1 साल पूरा ही कर दीजिए आप। 21 तारीख से लेकर के पूरा फरवरी माह तक, सवा महीना, डेढ़ महीना तक आप 66,000 का काउंसलिंग कीजिए ना, क्या दिक्कत है? आन-फान में आप 10 दिन में काउंसलिंग कर दीजिएगा, सिर्फ वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स देख करके और फिर कोई 6 महीना पर निकलेगा, कोई 11 महीना पर निकलेगा, कोई 18 महीना पर निकलेगा और उतना दिन तक वेतन उसको मिलते रहेगा, तो फिर वो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कोई 2-2 साल पर निकल रहा है फर्जी और अयोग्य, 2 साल के बाद पता चला तो 2 साल तक उसको वेतनवा आप दिए ना जी। और बच्चा का 2 साल तक जो शिक्षा दिया अयोग्य और फर्जी शिक्षक, उससे हमारा बच्चा को भविष्य बर्बाद हुआ कि नहीं? वो सब कौन रिटर्न करेगा? तो इसलिए काउंसलिंग के समय ही इस प्रकार से जांच होने चाहिए। अब जो है यह भी है कि जो अयोग्य हैं, तो ठीक है अयोग्य हैं वो, उनका मान लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिसमैच हो गया, उनका कोई जो है डाटा जो है अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स में वो वेरिएबल है, उसके बाद जो है कुछ त्रुटि है डॉक्यूमेंट्स में, तो अयोग्य है तो अलग चीज है या जिस ग्रेड में उनका सिलेक्शन हुआ उससे योग्यता संबंधित जो है मापदंड वो पूरा नहीं कर पाए तो अयोग्य है तो अलग बात है। लेकिन जो फर्जी हैं कि उनका सर्टिफिकेट कोई गलत है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत है, उन्होंने गलत निवास प्रमाण पत्र बनवा करके आरक्षण कोटे में चला गया,
या अन्य कोई डॉक्यूमेंट सीटेट या बीटेट एस्टेट का जो है वो फर्जी है, डीएलएड बीएड का फर्जी है, तो यदि गलत डॉक्यूमेंट्स दिया है, फर्जी डॉक्यूमेंट दिया है, तो वो फर्जी है और उस पर ऐसा कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि आगामी भर्तियों में कोई फर्जीवाड़ा करने से 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार सोचे कि हम बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा करके तो उनका आने वाला भविष्य में क्या दशा होने वाला है। लेकिन यहाँ कार्रवाई क्या होता है? बस नियुक्ति रद्द कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। काउंसलिंग के दरमियान ही यदि किसी का कागजात फर्जी पाया जाता है, तो उसी समय पुलिस को बुला करके और पुलिस के हवाले उसको कर देना चाहिए। तब जाकर के ना फर्जीवाड़े करने वालों को कुछ सीख मिलेगा। लेकिन क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, चलो जाओ। तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। फर्जीवाड़ा करने वाला चाहे जहां भी पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दहशत हो फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों में। उससे भविष्य कितना बर्बाद होता है योग्य और सही अभ्यर्थियों का। आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं सेमेस्टर रिजल्ट के इंतजार में और फर्जी और अयोग्य सैकड़ों हजारों की तादाद में घूस जा रहे हैं। मेरिट सूची में वो उनका नाम दर्ज हो जा रहा है और सही और योग्य और सफल जो है वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, इसलिए सेमेस्टर रिजल्ट जारी होना चाहिए कि फर्जी और अयोग्य छटेंगे या अन्य विभिन्न माध्यमों से जब रिक्ति होगा, तो उस पर जो है सही योग्य सफल अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, उनका भविष्य जो है संवारा जाएगा, उनका जीविकोपार्जन का जो है सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये सारी मांगे जो है हम अभ्यर्थियों की तरफ से और निगरानी विभाग ने पहल किया है। अब देखते हैं कि शिक्षा विभाग 21 जनवरी से जो काउंसलिंग कराती है, कितना जो है निगरानी विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों का वो पालन करती है और टीआरई 1-2 के दरमियान जो भरमार हो गया है विभिन्न सरकारी विद्यालयों में फर्जी और अयोग्य शिक्षकों का, टीआर 3 में भी वही दोहराया जाता है या फिर इसमें न केवल कुछ कसा जाता है। काउंसलिंग के दरमियान यही देखने वाला विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम भरोसा बनाए रखने के लिए।